जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। एग्जाम स्टडी में आप लोग का स्वागत है। आज जीके का बहुत स्पेशल क्लास आप लोग के लिए लेकर आया हूं। पिछले क्लास में आप लोगों ने देखा था कि 10 क्वेश्चन को कितना बारीकी से उसको सोल्व किया गया था। जितना भी उसमें ऑप्शन था सभी ऑप्शन का डिटेल बताया गया था और एक एक सवाल से जितना भी क्वेश्चन निकल के आता है कि उससे संबंधित और कोई क्वेश्चन आए तो उसको भी आप लोग सोल्व कर सके, तो उस तरह का क्लास मैं लेकर फिर से आया हूं। आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। हर क्वेश्चन का विस्तार से बताया जाएगा और एक क्वेश्चन से अगर जितना भी क्वेश्चन निकलता है तो वो सभी क्वेश्चन मैं निकाल के यहाँ लाया हूँ और आपको सोल्व करवा कर दिखाऊँगा। 10 क्वेश्चन जो है इसमें सभी 10 क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो एग्ज़ाम में आप लोग को लड़ने ही वाला क्वेश्चन है। कोई भी फालतू क्वेश्चन इसमें नहीं दिया हूँ। और आप लोग अपना तैयारी किताब से करते हैं तो करते रहें, किसी भी किताब से, क्लास से, कहीं से भी कर रहे हैं तो करते रहें, लेकिन यह 10 सवाल जो है वो आपको एग्ज़ाम में एंटीबायोटिक की तरह काम करेगा। तो आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें और एक एक क्वेश्चन को विस्तार से देखें। बहुत ही अच्छा क्लास है और बहुत ही उपयोगी क्लास है। तो चलिए आज हम लोग चलते हैं इस वीडियो के पहला क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है और उससे संबंधित जितना भी सवाल निकलेगा उसको सॉल्व किया जाएगा और सभी ऑप्शन का डिटेल से देखा जाएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपना पहला क्लास का पहला वीडियो क्वेश्चन की ओर। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन मोनोसैकराइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है। मोनोसैकराइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है, उसके बारे में पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है। तो ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रुक्टोज, ग्लैक्टोज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सुक्रोज नहीं है। मोनोसैकराइड कार्बोहाइड्रेट सुक्रोज नहीं है। अब चलिए इसके बारे में हम लोग देखते हैं। सुक्रोज एक डाइसैकराइड है। इसका अर्थ है कि यह 2 सरल शर्करा इकाइयों मोनोसैकराइड से मिलकर बना होता है। सुक्रोज जो है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज के से मिलकर बना होता है। मोनोसैकराइड कार्बोहाइड्रेट सरलतम प्रकार की शर्कराएं होती हैं जिन्हें आगे और सरल इकाइयों में भी तोड़ा जा सकता है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज और लैक्टोज तीनों मोनोसैकराइड हैं, यानी कि इसमें जितना भी ऑप्शन है वो सब मोनोसैकराइड हैं, सिर्फ सुक्रोज नहीं है। तो ग्लूकोज क्या है इसके बारे में देखते हैं। एक मोनोसैकराइड है जो कि मैंने बताया था अभी। जीवित जीवों के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ग्लूकोज जो है वो जीवित जीवों के लिए ऊर्जा का बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा निर्मित होता है। ये ग्लूकोज जो है वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा निर्मित होता है। रक्त शर्करा के रूप में भी जाना जाता है। इसको रक्त शर्करा भी कहा जाता है। सुक्रोज क्या है? यह एक डाइसैकराइड है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिलने से बनता है। टेबल शुगर या चीनी के रूप में जाना जाता है। इसको सुक्रोज को टेबल शुगर या चीनी के रूप में जानते हैं। गन्ने और चुकंदर से यह प्राप्त होता है। चीनी गन्ना और चुकंदर से प्राप्त होता है, तो सुक्रोज वही है, गन्ना और चुकंदर से प्राप्त होता है। फ्रक्टोज क्या है? एक मोनोसैकराइड है। फल शर्करा के रूप में भी जाना जाता है। फलों में जो मीठापन हम लोग देखते हैं वो फ्रक्टोज के कारण ही होता है। फलों और शहद में पाया जाता है। शहद में भी जो मीठापन होता है, वो फ्रक्टोज के कारण ही होता है। ग्लैक्टोज एक मोनोसैकराइड है। लैक्टोज दूध शर्करा का एक घटक है। ग्लैक्टोज जो है वो दूध शर्करा, जो दूध में जो मीठापन मिलता है, उसका एक घटक है। अब देखिए इस क्वेश्चन से संबंधित जितना भी क्वेश्चन निकल के आया है उसको मैं बना के लाया हूँ और आप लोग देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये 10 क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे सरल प्रकार का कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा मोनोसैकराइड जो है वो सबसे सरल प्रकार का कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? तो C6H12O6 ग्लूकोज का ये रासायनिक सूत्र है। सुक्रोज किन 2 शर्कराओं से मिलकर बना होता है? तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर सुक्रोज बना होता है।
फल शर्करा किसे कहते हैं? तो अभी आप लोग को बताया था, फल शर्करा कहा जाता है फ्रक्टोज को फल शर्करा बोलते हैं। दूध शर्करा में कौन सा मोनोसेक्राइड पाया जाता है? तो दूध में ग्लैक्टोज पाया जाता है। स्टार्च और सेलुलोज किसके बहुलक हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्लूकोज के बहुलक हैं। स्टार्च और सेलुलोज जो हैं वो ग्लूकोज के बहुलक हैं। डाइसेक्राइड में कितने मोनोसेक्राइड इकाई होती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2। माल्टोज किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डाइसेक्राइड है। माल्टोज जो है वो डाइसेक्राइड है, फ्रक्टोज भी, ग्लूटोज भी, ग्लैक्टोज भी। शरीर में शर्कर ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो ग्लूकोज से प्राथमिक स्रोत माना जाता है। ग्लूकोज से ही तुरंत एनर्जी मिलता है, तो शरीर में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत माना जाता है ग्लूकोज को। शहद के रूप में कौन सी शर्करा होती है? तो शहद के रूप में जो होती है फ्रक्टोज होती है और ग्लूकोज होती है। फलों में फ्रक्टोज होती है। तो चलिए, ये था पहला क्वेश्चन, आप लोग को अच्छा लगा होगा। अब चलते हैं हम लोग दूसरी क्वेश्चन की ओर और देखते हैं वो कैसा क्वेश्चन होता है। सभी तरह के क्वेश्चन आप लोग को मिलेगा दोस्तों, ये नहीं कि सिर्फ एक आध दो सब्जेक्ट का। सिविक्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस के तीनों सब्जेक्ट प्लस इकोनॉमिक्स, सभी क्वेश्चन मिलेगा आपको। तो आइए हम लोग देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है। किस शैली में प्रसिद्ध गया स्थित विष्णुपद मंदिर बना है? तो गया में जो विष्णुपद मंदिर है वो भगवान विष्णु के पद चिन्ह का के नाम से जाना जाता है, इसलिए विष्णुपद नाम रखा गया है। उस वहाँ पे भगवान विष्णु के बहुत बड़े पद चिन्ह हैं। तो पूछ रहा है कि किस शैली में बने हैं? तो वो नागर शैली में बने हैं दोस्तों। देखिए, बेसर शैली, द्रविड़ शैली, नागर शैली, ये तीनों शैली से जो बने मूर्ति मंदिर होते हैं उनके बारे में एक छोटा सा ट्रिक के रूप में आप लोग को समझा देता हूँ, आप लोग समझ जाएंगे। जैसे कि ये हमारा देश भारत है, नक्शा तो सही नहीं बन पाएगा, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा मैप के माध्यम से समझा देता हूँ। थोड़ा सा ये भारत है मान लिया जाए, सही से तो बन नहीं पाया है। एक सेकंड, मान लिया जाए ये भारत है, गलती को क्षमा कीजिएगा दोस्तों। मान लीजिए ये भारत है, ऊपर में होता है नॉर्थ साइड, सभी को पता है ऊपर में नॉर्थ होता है और नीचे में होता है साउथ। तो ऊपर में नॉर्थ होता है, तो इन नॉर्थ से याद रखिएगा नागर शैली, एन से नॉर्थ होता है, एन से नागर, तो नागर शैली। साउथ में राहुल द्रविड़ रहते हैं। राहुल द्रविड़ एक फेमस क्रिकेटर थे जो अब संन्यास ले चुके हैं, तो वो साउथ में रहते हैं। तो साउथ में जितना मंदिर मिलेगा आपको वो सब मिलेगा द्रविड़ शैली में। और जो बीच का जो क्षेत्र है उसमें द्रविड़ और नागर दोनों शैली का मिश्रण होता है, इसलिए उसे बेसर शैली कहा जाता है। वो बीच के स्थान में जो भी मंदिर है वो उसमें द्रविड़ शैली और नागर शैली दोनों की झलक होती है, इसलिए उसे बेसर शैली के नाम से जानते हैं। चलिए इसके बारे में अब डिटेल से देखते हैं। गया स्थित विष्णुपद मंदिर जो है वो नागर शैली की वास्तुकला में बना है। नागर शैली उत्तर भारत में विकसित हुई है। मंदिर निर्माण की एक विशिष्ट शैली है। जैसे कि मैंने बताया कि नॉर्थ मतलब नागर शैली। उत्तर भारत में जितना भी मंदिर आपको मिलेगा वो नागर शैली में बना हुआ मिलेगा, जिसकी पहचान उसके घुमावदार शिखर, गर्भगृह के ऊपर ऊंचे टावर और मंडपम जिसे प्रवेश द्वार कहते हैं से होती है। यानी कि इसमें जो इस कला से जो मंदिर बनी होती है उसमें घुमावदार शिखर होता है और गर्भगृह में ऊंचा टावर जैसा मंडपम बना होता है, यानी कि प्रवेश द्वार बना होता है। ये आप लोग देखते होंगे, जो उत्तर बिहार से जितने भी लोग होंगे सब, उत्तर बिहार कह रहा हूँ, उत्तर भारत से जितने भी लोग होंगे सब भी मंदिर वहाँ नागर शैली में ही बना हुआ होता है। अब देखते हैं बेसर शैली क्या है। नागर और द्रविड़ शैलियों का मिश्रण है। जैसा कि अभी मैंने बताया कि दोनों शैली का उसमें झलक मिलता है देखने को, इसलिए इसे बेसर शैली कहा जाता है। मुख्य रूप से विंध्य और कृष्णा नदी के बीच के क्षेत्र में स्थित है। विंध्याचल पर्वत और कृष्णा नदी के बीच में यह जो
जितना भी मंदिर आपको मिलेगा लगभग बेसर शैली में ही मिलेगा। इसमें नागर शैली का शिखर और द्रविड़ शैली के मंडपम जैसे तत्व शामिल होते हैं, यानी कि दोनों शैली के कुछ न कुछ गुण इसमें शामिल होते हैं, इसलिए यह बेसर शैली है, मिला हुआ शैली है। दक्षिण भारत में विकसित मंदिर वास्तुकला की शैली है। इसकी प्रमुख विशेषता जो है बेसर शैली की ऊंचे गोपुरम प्रवेश द्वार, पिरामिड नुमा शिखर और जटिल नक्काशी वाले स्तंभों वाले मंडपम होते हैं। इस शैली की विशेष पहचान है, विशेषता है। नागर शैली अभी आप लोग ने देखा कि उत्तर भारत की विकसित मंदिर वास्तुकला की शैली है। यह उत्तर भारत में जितना भी मंदिर बनता है वो नागर शैली में बनता है। इसकी पहचान घुमावदार शिखर, गर्भगृह के ऊपर ऊंचा टावर और मंडपम से होता है। इसमें आमतौर पर विस्तृत प्रांगण या गोपुरम नहीं होता है। चलिए इससे संबंधित अब 10 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों, कि आप लोग को कोई क्वेश्चन छूटे नहीं, किसी भी तरह का क्वेश्चन दे, इस क्वेश्चन से संबंधित किसी भी तरह क्वेश्चन आप लोग को मिले तो आप लोग सोल्व कर लेंगे आराम से। तो चलिए देखते हैं उत्तर भारतीय मंदिर वास्तुकला की प्रमुख शैली कौन सी है। तो उत्तर भारत में कौन सी शैली से मंदिर बनाई जाती है, तो नागर शैली हो गई। दक्षिण भारतीय मंदिर वास्तुकला की प्रमुख शैली, तो दक्षिण में राहुल द्रविड़ रहते हैं तो वो द्रविड़ शैली से। नागर और द्रविड़ शैली के मिश्रण से कौन सी शैली बनी होती है, तो नागर और द्रविड़ दोनों से, तो बेसर, बीच वाला, याद रखिएगा बीच वाला। ये भारत है तो साउथ हो गया, ऊपर में नॉर्थ हो गया, तो नॉर्थ में जो हो गया वो नागर शैली, बीच में है बेसर शैली और साउथ में है वो द्रविड़ शैली, राहुल द्रविड़ के नाम से याद रखेंगे। नागर शैली के मंदिरों का शिखर कैसा होता है, तो नागर शैली में घुमावदार मंदिर होता है, उसका जो शिखर होता है। द्रविड़ शैली के मंदिरों के प्रवेश द्वार को क्या कहते हैं, तो गोपुरम कहते हैं, याद रखिएगा। खजुराहो के मंदिर किस शैली के उदाहरण है, नागर शैली के उदाहरण है। खजुराहो के मंदिर जो है वो नागर शैली के उदाहरण है। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किस शैली का उदाहरण है। ये सब क्वेश्चन दोस्तों आप लोग को एग्जाम में हमेशा पूछता है, इसलिए ये सब क्वेश्चन को भी गौर से देखते चलेंगे और इसको याद करने की कोशिश करेंगे। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किस शैली का उदाहरण है, तो द्रविड़ शैली का उदाहरण है। होयसलेश्वर मंदिर किस शैली का उदाहरण है, तो बेसर शैली का उदाहरण है। होयसलेश्वर मंदिर जो है वो बेसर शैली का उदाहरण है। नागर शैली के मंदिरों में गर्भगृह के ऊपर की संरचना को क्या कहते हैं, तो शिखर कहते हैं या रेखा प्रसाद कहते हैं। पंचायतन शैली किस मंदिर वास्तुकला से संबंधित है, तो पंचायतन हो गया नागर शैली से। पंचायतन से दोस्तों मैं बता देता हूँ कि पंचायतन से ही पंचायत बनकर आया है, जो कि पंचायत का नाम आया है, जो कि ऋग्वेद से आया है। चलिए अब हम लोग देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन में है हमारा ऐहोल प्रशस्ति अभिलेख के रचयिता कौन है, तो इसका सही आंसर बताइएगा। दंडी हैं, भारवी हैं, हरिसेन हैं या रवि कीर्ति हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों रवि कीर्ति। रवि कीर्ति राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसके बारे में। ऐहोल प्रशस्ति अभिलेख के रचयिता रवि कीर्ति थे। यह अभिलेख चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल की जानकारी देता है। यह पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है और संस्कृत भाषा में लिखा गया है। यह संस्कृत भाषा में लिखा गया अभिलेख है। इसमें पुलकेशिन द्वितीय की सैन्य सफलताओं, विशेष रूप से हर्षवर्धन पर उनकी विजय का उल्लेख है। हर्षवर्धन पर यह जीत दर्ज किए थे, तो उसी के बारे में यह प्रशस्ति अभिलेख लिखा गया है। किनके द्वारा, तो रवि कीर्ति के द्वारा। आइए अब इनमें जितना ऑप्शन है उसके बारे में देखते हैं। ऑप्शन था दंडी। दंडी कौन थे, 7वीं शताब्दी के संस्कृत साहित्यकार थे दंडी। 10 कुमार चरित्र और काव्यार्थ नामक ग्रंथों के लेखक के रूप में प्रसिद्ध हैं ये। भारवी 6ठी शताब्दी के संस्कृत कवि थे। भारवी जो हैं वो 6ठी शताब्दी के संस्कृत के कवि थे। अपने महाकाव्य किरातार्जुनियम के लिए जाने जाते हैं। हरिसेन के बारे में देखते हैं। 34वीं शताब्दी के संस्कृत कवि और दरबारी थे। गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे और प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता थे। रवि कीर्ति 7वीं शताब्दी के कवि और लेखक थे।
चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे और ऐहोल अभिलेख के रचयिता माने जाते हैं। क्वेश्चन आपको आएगा कि ऐहोल अभिलेख किससे संबंधित है, तो वो हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय से। अब देखिए इस क्वेश्चन से जो क्वेश्चन निकल कर आया अब उस पर हम लोग फोकस करते हैं और उसको याद करने की कोशिश करते हैं। ऐहोल अभिलेख प्रशस्ति किस भाषा में लिखी गई है? अभी आप लोगों ने देखा था संस्कृत भाषा में लिखी गई है। ऐहोल प्रशस्ति किस राजा से संबंधित है? ये क्वेश्चन बराबर आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित ऐहोल अभिलेख है। पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश से थे? तो पुलकेशिन द्वितीय जो थे वो चालुक्य राजवंश से थे। हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था, जिसका उल्लेख ऐहोल अभिलेख में है, प्रशस्ति में है? तो पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। 10 कुमार चरित्र के लेखक कौन थे? तो दंडी हैं। किरातार्जुनियम किसने लिखा है? तो भारवी ने लिखा है। प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन है? तो हरिसेन है। प्रयाग प्रशस्ति भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी रखिएगा याद। रवि कीर्ति किस शताब्दी के कवि थे? तो 7वीं शताब्दी के कवि थे। ऐहोल प्रशस्ति किस शताब्दी के अभिलेख है? तो 7वीं। जब ये 7वीं शताब्दी के थे तो 7वीं शताब्दी में ही ऐहोल प्रशस्ति लिखा गया होगा। प्रशस्ति का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? प्रशस्ति का जो मुख्य उद्देश्य होता है, यानी कि उसके बारे में पूछा जा रहा है कि प्रशस्ति क्या होता है, तो उसका होता है कि शासक की प्रशंसा और उपलब्धियों का वर्णन करना। जो शासक होता है उसकी उपलब्धि और उसकी प्रशंसा को लिखने को ही प्रशस्ति बोला जाता है। यानी कि राजा के उपलब्धियों और उसके बारे में अच्छी चीज़ लिखा जाना, उसके बारे में ख़राब चीज़ नहीं लिखना, प्रशस्ति कहलाता है। तो आइए हम लोग चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 पर। सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन है दोस्तों असम हिमालय, नेपाल हिमालय, पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसके बारे में अब देखते हैं। सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। यह हिमालय का वह खंड है जो मुख्य रूप से भारतीय राज्य उत्तराखंड में फैला हुआ है। कुमाऊं हिमालय जो है वो उत्तराखंड में फैला हुआ है। यह सतलज और काली नदी के बीच के स्थित का हिमालय है। नंदा देवी और त्रिशूल जैसी महत्वपूर्ण चोटियां इसी क्षेत्र में स्थित है। नंदा देवी और त्रिशूल ये पर्वत श्रेणियां हैं, पर्वत श्रृंखला हैं, यह जो इसी क्षेत्र में स्थित है। अब इन पे सभी विकल्पों को देखते हैं। असम हिमालय क्या है? जो तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच स्थित हिमालय का भाग है, उसे हम लोग कहते हैं असम हिमालय। तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी असम के हिमालय में स्थित भाग है। यह पूर्वी हिमालय का महत्वपूर्ण खंड है। नेपाल हिमालय क्या है? काली नदी और तीस्ता नदी के बीच स्थित हिमालय का भाग है। तीस्ता नदी और काली नदी के बीच के स्थित जो भाग है उसी को नेपाल हिमालय कहते हैं। विश्व की सबसे ऊंची चोटी जैसे माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा इसी क्षेत्र में आते हैं। ये आपको क्वेश्चन बराबर आता है दोस्तों कि माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा किस हिमालय के अंतर्गत आते हैं? तो नेपाल हिमालय के अंतर्गत आते हैं। पंजाब हिमालय के बारे में देखते हैं। सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच स्थित हिमालय का भाग है। सिंधु नदी वही नदी है दोस्तों जो जिस पे अभी भारत ने पाकिस्तान को सिंधु जल संधि को रद्द करने की बात कही है। तो सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच स्थित जो हिमालय है वो उसी का भाग है। इसे कश्मीर हिमालय या हिमालय के रूप में भी जाना जाता है, यानी इसे हिमाचल हिमालय, इसे कश्मीर हिमालय बोला जाता है या हिमाचल का हिमालय बोला जाता है। कुमाऊं हिमालय क्या है जो देखते हैं। सतलज नदी और काली नदी के बीच स्थित हिमालय का भाग है। उत्तराखंड का अधिकांश हिमालय क्षेत्र इसी में मिला हुआ है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन से संबंधित 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन।
एक नज़र में देखते हैं। सिंधु और सतलज नदियों के बीच स्थित हिमालय को क्या जाता है, तो पंजाब हिमालय हो गया। सिंधु नदी और सतलज नदी दोनों है पंजाब हिमालय के अंतर्गत। काली और तीस्ता नदियों के बीच का हिमालय क्या कहलाता है, नेपाल हिमालय। तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच असम हिमालय कहलाएगा। कुमाऊं हिमालय मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य में स्थित है, अभी बताया था उत्तराखंड। नंदा देवी चोटी किस हिमालय का हिस्सा है, तो कुमाऊं हिमालय का हिस्सा है नंदा देवी। माउंट एवरेस्ट किस हिमालय का हिस्सा है, आप लोग को पता ही होगा, नेपाल हिमालय का हिस्सा है। कंचनजंगा चोटी किस हिमालय का हिस्सा है, वही नेपाल। जितने भी बड़ी चोटी हैं वो नेपाल हिमालय का हिस्सा है। हिमालय को नदियों के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हिमालय के नदियों के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। 4 भागों में हिमालय को नदियों के हिसाब से बांटा गया है। हिमालय का सबसे पश्चिमी भाग कौन सा है, तो हिमालय का सबसे पश्चिमी भाग है, जैसे कि ये भारत का ऊपर का हिस्सा है तो पश्चिमी भाग इधर हो गया, इधर तो पूर्वी भाग हो गया, तो हिमालय का सबसे पश्चिमी भाग इधर है, तो उसको जानते हैं पंजाब हिमालय के नाम से। तो ये पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। हिमालय का सबसे पूर्वी भाग कौन सा है, तो हिमालय का सबसे पूर्वी भाग इधर का हो गया, तो इधर का क्षेत्र हो गया असम हिमालय के नाम से जानते हैं। तो चलिए आज का 5वां क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं और देखते हैं। साइंस से है, द्वितीयक प्रदूषक निम्नलिखित में से कौन सा है, तो द्वितीयक प्रदूषक जो है उसको निम्नलिखित में से कौन सा है, स्मॉग है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, फ्लाई ऐश है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए स्मॉग। स्मॉग मतलब धुआं। जानते हैं स्मॉग एक द्वितीयक प्रदूषक है क्योंकि यह सीधे स्रोत में उत्सर्जित नहीं होता है, बल्कि प्राथमिक प्रदूषकों जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड और वाष्पशील कार्बनिक यौगिक की आपस में प्रतिक्रिया या वायुमंडल में अन्य घटकों के साथ प्रतिक्रिया करने से बनता है। तो स्मॉग जो बनता है वो क्या होता है कि वायुमंडल में बहुत तरह के घटक पाए जाते हैं, उनसे मिलकर ये बनता है। यह खुद से उत्सर्जित होने वाला नहीं है और वायुमंडल में वाष्पशील कार्बन यौगिक और नाइट्रोजन ऑक्साइड ये सब के मिलने से स्मॉग बनता है। स्मॉग के बारे में देखते हैं। यह द्वितीयक प्रदूषक है। धुएं और कोहरे का मिश्रण होता है। जो धुआं और कोहरा हम लोग देखते हैं स्मॉग के रूप में, जैसे कि दीपावली के बाद आपको दिल्ली में देखने को मिलता होगा, तो वही है स्मॉग। धुएं और कोहरे का एक मिश्रण है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्राथमिक प्रदूषकों की रासायनिक प्रतिक्रिया से बनता है। सूर्य की प्रकाश जो आती है तो उससे प्राथमिक प्रदूषकों के रासायनिक अभिक्रिया जो होता है, प्राथमिक प्रदूषक जो है उनसे रासायनिक अभिक्रिया करके ये द्वितीयक प्रदूषक बनाते हैं, जिसको स्मॉग बोला जाता है। एक प्रकार का धुआं हो गया यह। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में देखते हैं। एक प्राथमिक प्रदूषक है यह। जीवाश्म ईंधन के दहन, श्वसन और ज्वालामुखी विस्फोट के सीधे उत्सर्जित होता है। जैसे कि जीवाश्म ईंधन जो जलाते हैं हम लोग, जैसे कि कोयला, पेट्रोल ये सब जलाते हैं, उससे उत्सर्जित होता है। और जो हम लोग या जितने भी प्राणी सांस लेते हैं और सांस के दौरान छोड़ते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, तो उससे यह उत्पन्न होता है। और ज्वालामुखी जो विस्फोट होता है तो उससे निकलने वाली गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड। ज्वालामुखी के विस्फोट से जो निकलती है वो गैस निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी क्वेश्चन में आप लोग को बराबर आता है कि ज्वालामुखी के विस्फोट के बाद कौन सा गैस निकलता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। एक महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस है ये ग्रीन हाउस गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, याद रखिएगा। एक प्राथमिक प्रदूषक है, बताया ही हूँ, एक प्राथमिक प्रदूषक है। कार्बन युक्त ईंधन के अधूरे दहन से उत्सर्जित होता है। कार्बन युक्त जो ईंधन होता है जैसे कि कोयला वगैरह, तो उसको अधूरा जलाया जाने पर ये ज़्यादा उत्पन्न होता है। एक रंगहीन और गंधहीन जहरीली गैस है। इसका कोई रंग नहीं होता है, ना इसका कोई गंध होता है। यह एक बहुत ही जहरीली गैस है। ये एक जहरीली गैस है। फ्लाई ऐश क्या है उसके बारे में देखते हैं। फ्लाई मतलब होता है हवा में उड़ने वाला, ऐश मतलब राख। प्राथमिक प्रदूषक है ये। कोयला आधारित बिजली संयंत्रों से में कोयले के जलने के बाद निकलने वाली महीन राख होती है। जैसे कि जो जहाँ पे NTPC होता है, यानी कि जहाँ से विद्युत
का निर्माण होता है तो वहाँ से फ्लाई ऐश ज़्यादा निकलता है, क्योंकि वहाँ भारी मात्रा में कोयले का दहन किया जाता है, जिस कारण फ्लाई ऐश निकलता है। वहाँ के आसपास के क्षेत्रों में ये ज़्यादा दिखने को मिलता है। अब इस क्वेश्चन से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको निकाल के लाया हूँ आप लोग के लिए। अब देखते हैं इसमें प्राथमिक प्रदूषक क्या होता है। तो प्राथमिक प्रदूषक जो होता है सीधे स्रोत से उत्सर्जित प्रदूषक है। प्राथमिक प्रदूषक सीधे स्रोत से ही उत्पन्न प्रदूषक है, किसी और के मिलने से नहीं बनता है। द्वितीयक प्रदूषक कैसे बनता है? तो प्राथमिक प्रदूषक के साथ अभिक्रिया करके बनाता है द्वितीयक प्रदूषक। स्मॉग किन प्राथमिक प्रदूषकों की प्रक्रिया से बनता है? तो स्मॉग बनता है नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके बनता है। ओजोन परत के छेद के लिए मुख्य रूप से कौन सा जिम्मेदार है? तो ओजोन परत के लिए कौन सा जिम्मेदार है? तो CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये ओजोन परत को क्षय के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार यही गैस है। अम्ल वर्षा किन प्राथमिक प्रदूषकों के कारण होता है? तो अम्लीय वर्षा होता है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के वजह से अम्लीय वर्षा होता है, जिस कारण कि ताजमहल का रंग फीका होते जा रहा है, अम्लीय वर्षा के कारण ही। कार्बन डाइऑक्साइड का मुख्य स्रोत क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का मुख्य स्रोत है जीवाश्म ईंधन का दहन। यह मुख्य स्रोत है क्योंकि सब जगह ज्वालामुखी नहीं होता है, इसलिए ज्वालामुखी जहाँ होता है वहाँ तो ये कार्बन डाइऑक्साइड निकलता ही है, लेकिन जीवाश्म ईंधन का दहन हर जगह होता है, इसलिए इसको प्राथमिक फर्स्ट में रखा गया है, मुख्य स्रोत रखा गया है। कार्बन मोनोऑक्साइड मानव स्वास्थ्य के लिए कैसी है? तो यह कार्बन मोनोऑक्साइड जहरीली गैस है। जितना भी कार्बन से बना हुआ गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, सभी जहरीली गैस हैं। फ्लाई ऐश किस प्रकार के प्रदूषकों का कारण बनता है? तो वायु प्रदूषण इससे होता है। फ्लाई ऐश क्या होता है कि कोयले के राख से जो बनता है, जो फ्लाई हवा में उड़ने वाला जो राख होता है, उससे ऐश मतलब राख होता है, फ्लाई मतलब हवा में उड़ने वाला। तो हवा में उड़ने वाला जो राख होता है वो कोयलों के दहन से बनता है, तो यह वायु प्रदूषण इससे ज़्यादा होता है। क्या ओजोन एक प्राथमिक या द्वितीयक प्रदूषक है? तो ये द्वितीयक प्रदूषक है, क्षोभमंडल में द्वितीयक प्रदूषक है। पैन किस प्रकार का प्रदूषक है? तो यह द्वितीय प्रदूषक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। बंधुआ मजदूरी व्यवस्था का निराकरण संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बंधुआ मजदूरी जो है वो संविधान के बंधुआ मजदूरी की व्यवस्था का निराकरण संविधान के किस अनुच्छेद से है? 21, 19, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24। तो 24 में तो आप लोग जानते ही हैं कि बाल मजदूर के लिए है। बंधुआ मजदूर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 23। 19 अभिव्यक्ति की आज़ादी होता है। 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता होता है। तो चलिए इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। अनुच्छेद 21 ऑप्शन ए को पहला देखते हैं। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण करता है, यानी कि भारतीय संविधान के भाग 3 के मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। तो मौलिक अधिकार कहाँ तक है दोस्तों? तो 12 से 35 तक है मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार के अंतर्गत ये आता है। यह घोषित करता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। यानी कि जो संविधान बना हुआ है उसके दौरान ही कुछ कारण होने पे ही उसको वंचित किया जा सकता है, उसके स्वतंत्रता पर कुछ रोक लगाया जा सकता है, नहीं तो ऐसे कोई रोक नहीं लग सकता है। इस अनुच्छेद का दायरा समय के साथ सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों द्वारा विस्तृत किया गया है। अब इसमें केवल जीवित रहने का अधिकारी नहीं है, यानी कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता आप देख रहे हैं तो सिर्फ जिंदा रहने को ही नहीं बोला गया है, बल्कि जिंदा इंसान जिंदा भी रहेगा, स्वतंत्रता रूप से भी रहेगा और एक आदर्शवादी जीवन व्यतीत करेगा, यानी कि एक गरिमा
पूर्ण जीवन जीने का अधिकार मिलेगा, शिक्षा का अधिकार उसमें मिलेगा, स्वास्थ्य का अधिकार मिलेगा और स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, निजता का अधिकार आदि ये सब भी 21 में शामिल किया गया है। यह राज्य के विरुद्ध एक महत्वपूर्ण अधिकार है जो व्यक्ति की मूलभूत स्वतंत्रता और सम्मान की रक्षा करता है। यह जो अनुच्छेद 21 है वो व्यक्ति की मूलभूत स्वतंत्रता और सम्मान, उसके सम्मान की रक्षा करता है। उसके सम्मान पे कोई आँच नहीं आने देगा। ये अनुच्छेद 21 का जो संरक्षण है पुराने मुद्दे स्वतंत्रता का। अब देखते हैं 19 का। 19 में क्या कहता है? वाक स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण। तो अब देखते हैं कि 19 क्या कहता है। 19 में है, यह भी एक मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 19 भी, जैसा कि मैं बोला कि 12 से 35 तक मौलिक अधिकार है, तो 19 भी मौलिक अधिकार है। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की बोलने की स्वतंत्रता, इसी में आपको आ जाता है प्रेस की स्वतंत्रता। जितना प्रेस, न्यूज़ चैनल ये सब कुछ भी बोलते हैं तो वो अनुच्छेद 19 के तहत ही बोलते हैं, यह उनको अधिकार है। शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन का अधिकार, यानी कि शांतिपूर्ण रूप से बिना कोई हथियार के वो बैठक बुला सकते हैं। कोई भी व्यक्ति बैठक बुला सकता है। संगम या संघ या सहकारी सोसाइटी बनाने का अधिकार है। वही मतलब कि कोई भी व्यक्ति बैठक बुला सकता है और संगठन बना सकता है। शांतिपूर्ण तरीके से अपना संघ बना सकता है। जितना भी स्ट्राइक हम लोग देखते हैं, कभी टीचर का हड़ताल, कभी डॉक्टर का हड़ताल, कभी जज का हड़ताल, कभी वकील का हड़ताल, तो ये सब आप संघ बना सकते हैं। ये हमारा संविधान ही कहता है। अनुच्छेद 19 में ये बोला गया है। भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का अधिकार। संचरण का मतलब होता है घूमने फिरने की आज़ादी होता है। यानी भारत के किसी भी राज्य के किसी भी क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति घूम सकता है। राज्य के राज्य क्षेत्र में किसी भी भाग में निवास करने और बसने का अधिकार है। कोई भी व्यक्ति कहीं भी निवास कर रहा है, कहीं भी रह सकता है, यह अधिकार भी दिया गया है। मतलब कि मेरा घर मान लीजिए जब पटना में है तो मैं जाकर दिल्ली में भी रह सकता हूँ, पैसा से वहाँ ज़मीन खरीद सकता हूँ, वहाँ निवास कर सकता हूँ, वहाँ रोजगार कर सकता हूँ। कोई भी व्यक्ति उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार है। यानी कोई भी व्यक्ति कहीं भी जा सकता है, कहीं भी रोजगार कर सकता है, भारत के अंदर में ही। इसको दोस्तों याद करने का कुछ थोड़ा सा ट्रिक तो नहीं बोलूँगा, लेकिन थोड़ा सा याद करने का एक तरीका बता देता हूँ। जैसे कि 19 का ये है, उसमें बोला गया है बोलने की आज़ादी, यानी कि पहले आदमी बोलेगा, बोलने की आज़ादी मिलेगा। 19 सभी 19 में ही है। तो 19 का बी में बोला गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर बोल सकता है तो वह शांति से बैठकर स्ट्राइक वगैरह भी कर सकता है, यानी शांतिपूर्ण कुछ भी सम्मेलन कर सकता है। फिर सी में आते हैं। जब सम्मेलन हो जाएगा तो सम्मेलन हो जाने के बाद बोलेगा कि फिर से हम लोग सम्मेलन बनाएंगे, सम्मेलन कैसे स्टार्ट करेंगे, कैसे जानकारी मिलेगी, तो उसके लिए संगठन बना सकता है। तो 3 में संगठन बना सकता है, सी में। डी में आते हैं। जब संगठन बना लेंगे हम लोग, तो संगठन बना लेने के बाद उस संगठन का प्रचार करने के लिए देश के किसी भी राज्य में जाके हम लोग घूम सकते हैं। तो घूमने का अधिकार हो गया, कहीं भी भ्रमण कर सकते हैं। ई में अब आते हैं, यानी कि 5वां में आते हैं। 5वां में आते हैं, देखते हैं कि ई में कहीं भी अगर हम लोग घूम सकते हैं तो उसके बाद हम लोग को रहना पड़ेगा। घूम रहे हैं तो रहना पड़ेगा। तो रहने के लिए ई में हम लोग देखते हैं कि रहने के लिए वहाँ किसी भी राज्य के किसी भी क्षेत्र में हम लोग वहाँ निवास कर सकते हैं। और एफ में आते हैं, हम लोग देखते हैं कि अगर निवास कर लिए वहाँ पे जाके, तो वहाँ पे लालन पालन करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो उसके लिए कहीं भी किसी भी क्षेत्र में हम लोग रोजगार या व्यापार कर सकते हैं। तो यह एक तरीका से याद करने का एक ट्रिक नहीं इसको बोलेंगे, याद करने का एक तरीका हुआ जिससे आप लोग को आसानी मिलेगा।
यह स्वतंत्रता सीमित नहीं है और राज्य द्वारा भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक स्वास्थ्य, शिष्टाचार या सदाचार, न्यायालय की अवमानना, मानहानि या किसी अपराध के उद्दीपन के हित में इन पर युक्त निबंधन लगाए जा सकते हैं। यानी कि इस सब चीज़ पे है, कभी कभी वैसा कंडीशन हो जाता है भारत में कि इस पे रोक लगाया जा सकता है, वो भी सांसद के कहने पे और उच्च न्यायालय के कहने पे ही, सर्वोच्च न्यायालय के कहने पर ही ये सब कुछ भाग में रोक लगाया जा सकता है। अब देखते हैं अनुच्छेद 23 क्या कहता है। तो अनुच्छेद 23 में है मानव दुर्व्यवहार और बलात् श्रम का प्रतिषेध, यानी कि उस पर रोक। यह अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत आता है, यानी कि कोई भी किसी का शोषण नहीं कर सकता है। गरीब देख के या कोई उसके यहाँ रोजगार कर रहा है तो उसका शोषण नहीं कर सकता है, उसको बेगारी उससे नहीं करवा सकता है, बिना पैसा दिए हुए उससे काम नहीं करवा सकता है। अनुच्छेद 23 में यह वर्णन है। यह मानव के दुर्व्यवहार जैसे महिलाओं और बच्चों की खरीद बिक्री, वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर करना और सभी प्रकार के बलात् श्रम, बिना पारिश्रमिक काम कराना या न्यूनतम मजदूरी से कम पर काम कराना बंधुआ मजदूरी को प्रतिबंधित करता है। यानी कि किसी को आप बंधुआ मजदूरी के तौर पर काम नहीं करवा सकते हैं, वेश्यावृत्ति नहीं होगा, बच्चों की खरीद बिक्री नहीं होगा। यानी कि मान के चलिए कि कोई भी ऐसा काम जिस पे लगे कि हम उसके पे शोषण कर रहे हैं, तो उस तरह का शोषण से बचाने के लिए अनुच्छेद 23 का आर्टिकल बना हुआ है, जिसमें वर्णित है कि कोई भी व्यक्ति किसी पे शोषण नहीं कर सकता है या उस पे दबाव नहीं डाल सकता है, उसको उसका मजबूरी का फ़ायदा उठाकर उससे काम नहीं करवाया जा सकता है। अनुच्छेद 23 में इसका रोक लगाया गया। इस अनुच्छेद का उद्देश्य व्यक्तियों की गरिमा और स्वतंत्रता की रक्षा करना है और उन्हें किसी भी प्रकार के शोषण से बचाना है। सभी व्यक्ति को इस अनुच्छेद के तहत यह अधिकार होता है कि उसके स्वतंत्रता पर कोई आँच नहीं आ सकता है और उसका कोई शोषण नहीं कर सकता है। बंधुआ मजदूरी व्यवस्था, जिसमें व्यक्ति कर्ज या अन्य मजदूरी के कारण अपने नियोक्ता के अधीन काम करने के लिए बाध्य होता है, इस अनुच्छेद का स्पष्ट उल्लंघन है और इसे असंवैधानिक घोषित किया गया है। यानी कि बंधुआ मजदूरी वह हो गया दोस्तों कि पहले के ज़माने में क्या होता था कि कोई किसान कर्ज ले लेता था, कर्ज ले लेने के कारण वो तो उसका गुलामी करता ही था बिना पैसे का, और उसका जो बच्चे हैं वो भी, उनको भी मजबूरी में करना पड़ता था जो कि नियोक्ता के अधीन नहीं है। मतलब कि वो उस बच्चे का जो टैलेंट है वो कुछ और है, लेकिन उससे मजबूरी में काम करवाया जा रहा है क्योंकि वो कर्ज दिए हुए है। तो इस तरह का ये सब गतिविधियां नहीं हो सकती, ये सब इस अनुच्छेद का उल्लंघन माना जाएगा, वह असंवैधानिक है। उम्मीद है आप लोग 23 को समझ गए होंगे। अब आते हैं 24 में। कारखानों आदि में बालकों को नियोजन पर प्रतिबंध लगाना, यानी कि 24 में बोला गया है कि 14 वर्ष से कम के जो बच्चे होंगे उसको खतरनाक काम नहीं करवा सकते हैं या उससे बड़ा काम नहीं करवा सकते हैं, जो इस अनुच्छेद का नियम कहता है। यह शोषण के विरुद्ध अधिकार का हिस्सा है। यह शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है उसी का एक हिस्सा है। यह 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने, खान या अन्य खतरनाक रोजगार में काम में नहीं लगा सकते हैं। यानी कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को आप लोग जहाँ भी देखें कि वो काम कर रहा है तो उसका कंप्लेन आप लोग कर सकते हैं, लेबर कोर्ट में उसको कंप्लेन कर सकते हैं कि वो यह छोटे बच्चे को, 14 साल से कम उम्र के बच्चे को इस काम में लगाए हुए उसका शिक्षा, उसका जीवन बर्बाद कर रहा है। इस अनुच्छेद का उद्देश्य बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और समग्र विकास की रक्षा करना है। यानी कि बच्चों में जो शिक्षा लेने की जो क्षमता होती है वो यही उम्र में होता है, और इस उम्र में काम करते हुए बच्चे विकास, अपने शिक्षा में विकास नहीं कर सकते हैं, उनका स्वास्थ्य बढ़िया नहीं होगा, उनके शरीर विकास नहीं करेगा। तो इस अनुच्छेद को इसीलिए बनाया गया है कि बच्चों में इस तरह का
कार्य नहीं करवाए जा सके, जोखिम वाला कार्य नहीं करवाया जा सके और बच्चे स्वस्थ रहें और शिक्षा प्राप्त कर सकें, क्योंकि बच्चे ही देश का भविष्य होते हैं। यह बाल श्रम को पूर्ण रूप से प्रतिबंध नहीं करता है, बल्कि खतरनाक उद्योगों में उनके नियोजन को रोकना है। संसद ने बाद में बाल श्रम निबंधन और विनियम अधिनियम 1986 जैसे कानून बनाकर इस प्रावधान को और मजबूत किया है। इसमें बोला गया था कि अब बाल मजदूरी के लिए कानून नहीं था, लेकिन किसी बच्चे से खतरनाक काम, जैसे कि छोटा बच्चा है 13 साल का है, वो ईंट ढो रहा है, वो ईंट गिर सकता है, बड़े काम कर सकते हैं कल कारखानों में, जिसमें उनका शरीर उतना बोझ नहीं उठा पाएगा, इसलिए वह रोक लगाया गया था। लेकिन 1986 के कानून में बनकर आया, उसमें बोला गया है कि किसी भी बाल श्रम को नहीं, बाल मजदूरी नहीं करवा सकते हैं। तो इससे इस अनुच्छेद को और मजबूती मिल गई। अब देखते हैं इस अनुच्छेद से संबंधित और भी जो क्वेश्चन हैं उस पे हम लोग फोकस करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है? तो भाग 3 में मौलिक अधिकार है, 1 में संघ और राज्य है, 2 में नागरिकता है, 3 में मौलिक अधिकार है और 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, 5 में आपका संघ और राज्य है। तो 5 तक मैं आपको बता दिया हूँ। एक ही बार भाग 22 भाग है, तो एक ही बार सभी भाग बता देना सही नहीं होगा, आप लोग ध्यान नहीं दे पाएंगे और लिखा हुआ नहीं है, जिस कारण से आप लोग के ध्यान में नहीं रहेगा। तो 3 भाग है जो मौलिक अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 23 के तहत किस प्रकार के श्रम को निषिद्धित किया गया है? तो बलात् श्रम और मानव दुर्व्यवहार के बारे में बताया गया है कि बलात् श्रम और मानव दुर्व्यवहार नहीं कर सकते अनुच्छेद 23 के अंतर्गत। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद से है? तो अनुच्छेद 21 से है। जीवन में जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि जीने का अधिकार है यह 21, अनुच्छेद 21। किसी को भी जीने का अधिकार है। अगर कोई आत्महत्या करता है तो उसको माना जाता है कि आपने अनुच्छेद 21 का पालन नहीं किया है और उसको सज़ा मिलेगी। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत एक मौलिक अधिकार है? वाक माने बोलने की और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है अनुच्छेद 19 के तहत आता है। अभी आप लोग को बताया था। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नियोजन का निषेध किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो अभी पढ़े हैं हम लोग अनुच्छेद 24 में। गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार किस अनुच्छेद के बारे में बताता है? तो अनुच्छेद 21। गरिमापूर्ण जीवन जीना है तो अनुच्छेद 21 में बताता है। अनुच्छेद 19 में दी गई स्वतंत्रताएं पूर्ण है या उन पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उन पर युक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। जो अनुच्छेद 19 है, अभी मैं आपको बताया हूँ कि अनुच्छेद 19 में जो है उस पर कुछ प्रतिबंध लग सकता है, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट लगाएगी तब। वो कभी कभी विकट परिस्थितियों में ये सब होता है। बंधुआ मजदूरी को समाप्त करने के लिए कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? तो बंधुआ मजदूरी को बंद करने के लिए अधिनियम 1976 लागू किया गया था। शोषण के विरुद्ध अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद से वर्णित है? तो शोषण के विरुद्ध है 23 और 24 दोनों को शोषण के विरुद्ध में रखा गया है। एक में होता है बलात् श्रम, यानी कि बंधुआ मजदूरी नहीं करवा सकते हैं। दूसरा में है बच्चे से काम नहीं करवा सकते हैं। दोनों को शोषण के विरुद्ध में रखा गया है। अनुच्छेद 22 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 22 है कुछ दिशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण के लिए है। जैसे कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी, जैसे कि किसी आदमी को अगर गिरफ्तार कर लेता है पुलिस, तो उसको 24 घंटा में कोर्ट में उपस्थित करवाना जरूरी है। इन सब गिरफ्तारी का कुछ नियम है उसमें अनुच्छेद 22 में। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। विद्युत धारिता इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी का मात्रक क्या होता है? फैराडे, वोल्ट, कूलम, एम्पियर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों फैराडे।
फैराडे जो है वो विद्युत धारिता का मात्रक है। अब देखते हैं इसके बारे में डिटेल। विद्युत धारिता का एसआई मात्रक फैराडे है। धारिता किसी चालक या संधारित्र की विद्युत आवेश संग्रहित करने की क्षमता का माप करता है। एक फैराडे उस संधारित्र की धारिता है जिसमें प्लेटों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर होने पर उसमें 1 कूलम का विद्युत आवेश संग्रहित होता है। व्यवहार में फैराडे एक बड़ी इकाई है, इसलिए माइक्रो फैराडे, नैनो फैराडे और पिको फैराडे 3 तरह का इकाई जो है वो लागू किया गया था। जैसी छोटी इकाइयों का अधिक उपयोग किया जाता है। ये 3 तरह का फैराडे नियम है, इकाई है, माइक्रो फैराडे, नैनो फैराडे और पिको फैराडे। माइकल फैराडे एक प्रसिद्ध ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। फैराडे के बारे में वैज्ञानिक के बारे में भी पूछता है कि माइकल फैराडे कहाँ के वैज्ञानिक थे, तो वो ब्रिटिश के वैज्ञानिक थे, यानी कि क्या बोला जाता है, इंग्लैंड के वो थे। इन्होंने विद्युत चुंबकत्व के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया और उन्हीं सम्मान में धारिता की इकाई का नाम फैराडे रखा गया। इन्हीं के सम्मान में धारिता का जो है इकाई फैराडे रखा गया। बोल्ट के बारे में देखते हैं। विभव, विद्युत विभव और विभवांतर का एसआई मात्रक को कहते हैं बोल्ट। ये भी क्वेश्चन में आता है कि विभव या विभवांतर का एसआई मात्रक किसे कहते हैं, तो वह बोल्ट हो गया। विद्युत विभव प्रति इकाई आवेश पर विद्युत स्थिति ऊर्जा का माप करता है। विभवांतर 2 बिंदुओं के बीच विद्युत विभव का अंतर है जो यह निर्धारित करता है कि आवेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक कितनी आसानी से प्रवाहित हो सकती है। एलेसेंड्रो वोल्टा एक इतालवी भौतिकी वैज्ञानिक थे, यानी कि वोल्टा जो थे वो भौतिकी वैज्ञानिक थे, इटावली थे, यानी इटली के थे वोल्टा, जिन्होंने पहली रासायनिक बैटरी वोल्टाइज का आविष्कार किया और इन्हीं के सम्मान में विभव की इकाई का नाम वोल्टा रखा गया। इन्होंने पहला बैटरी का निर्माण किया था, वोल्टाइल पाइल जिसको बोलते हैं, और इन्हीं के सम्मान में विभव और विभवांतर का जो एसआई मात्रक है वो वोल्ट रखा गया। कूलम्ब विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है इलेक्ट्रिसिटी चार्ज का। यह आवेश की मात्रा का माप है। 1 कूलम लगभग 6.24 इंटू 10⁻18 होता है। प्राथमिक आवेशों जैसे इलेक्ट्रॉनों या प्रोटॉनों के आवेश के बराबर होता है। चार्ल्स आइंस्टीन डी कूलम्ब एक फ्रांसीसी भौतिकी वैज्ञानिक थे। चार्ल्स आइंस्टीन डी कूलम्ब जो हैं वो एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे जिन्होंने विद्युत आवेशों के बीच एक बल के नियम, कूलम्ब का नियम की खोज की थी और इन्हीं के सम्मान में आवेश का इकाई नाम कूलम्ब रखा गया है। एम्पियर के बारे में देखते हैं दोस्तों। एम्पियर जो है विद्युत धारा नापते हैं इससे। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा आवेश के प्रवाह की दर का माप है। 1 एम्पियर प्रति सेकंड 1 कूलम्ब आवेश के प्रवाह के बराबर होता है। आंद्रे मैरी एम्पियर इनका पूरा नाम है। आंद्रे मैरी एम्पियर एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, भौतिक वैज्ञानिक और गणितज्ञ भी थे। इन्होंने विद्युत चुंबकत्व के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान दिया और इन्हीं के सम्मान में विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक है वो एम्पियर रखा गया। अब आइए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन से निकला हुआ जो क्वेश्चन है उस पे आते हैं। विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम हो जाएगा। विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम हो जाएगा। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट हो जाएगा, शक्ति को वाट से नापते हैं। विद्युत ऊर्जा का मात्रक जूल या किलोवाट प्रति घंटा होता है। विद्युत ऊर्जा का मात्रक जो होता है उसको जूल या किलोवाट से नापते हैं। विद्युत शक्ति को मापते हैं वाट से और विद्युत ऊर्जा को मापते हैं जूल या किलोवाट प्रति घंटा से। 1 कूलम्ब में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं?
तो 6.24 इंटू 10⁻18 होता है इलेक्ट्रॉन एक कूलॉम में। ओम का नियम किससे संबंधित है? तो ओम का नियम जो है वोल्टेज, करंट और प्रतिरोध के बीच संबंध रखता है। संधारित्र में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होता है? तो इसका सही आंसर होगा विद्युत क्षेत्र के रूप में। प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है? प्रेरकत्व का मात्रक होता है हेनरी। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलॉम या वोल्ट प्रति मीटर होता है। एक माइक्रोफेराडे कितने फेराडे के बराबर होता है? तो 10 से 6 फेराडे के बीच होता है। अब क्वेश्चन 8 में आते हैं, हम लोग देखते हैं यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद क्या है? सीसा, थोरियम, रेडियम, प्लूटोनियम। इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सीसा। सीसा है यूरेनियम रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद माना जाता है। यूरेनियम यानी 238 के रेडियोधर्मी क्षय श्रृंखला का अंतिम स्थित समस्थानिक लेड 206 जिसको पीवी बोलते हैं। रेडियोधर्मी विघटन एक प्रक्रिया है जिसमें एक अस्थिर परमाणु नाभिक ऊर्जा उत्सर्जित करके अधिक स्थिर अवस्था में बदल जाता है। यूरेनियम जैसी भारी तत्व कई चरणों में क्षय होते हैं जिससे विभिन्न मध्यवर्ती रेडियोधर्मी तत्व बनते हैं, लेकिन अंततः वे एक स्थिर तत्व में परिवर्तित हो जाते हैं। सीसा एक अपेक्षाकृत स्थिर तत्व है और इससे कई समस्थानिक हैं जिसमें लेड 206 यूरेनियम क्षय श्रृंखला का अंतिम उत्पाद है। थोरियम क्या है जो देखते हैं? थोरियम एक रेडियोधर्मी तत्व है जो यूरेनियम के क्षय श्रृंखला में एक मध्यवर्ती उत्पाद के रूप में बनता है। उदाहरण के लिए यूरेनियम 238 जो होता है उसमें अल्फा कण उत्सर्जित करके थोरियम 234 में क्षय होता है। थोरियम की भी अपनी क्षय श्रृंखला होती है और यह अंततः सीसा के एक स्थिर समस्थानिक में क्षय होता है। रेडियम भी यूरेनियम के क्षय श्रृंखला से बनने वाला एक अत्यधिक रेडियोधर्मी तत्व है। उदाहरण के लिए देखते हैं थोरियम 230 अल्फा कण उत्सर्जित करके रेडियम 226 में क्षय होता है। यानी थोरियम जो 230 है उसका अल्फा कण उत्सर्जित करके रेडियम में क्षय होता है। रेडियम की अर्ध आयु लगभग 1600 वर्ष है और यह आगे क्षय होकर रेडॉन और अन्य तत्वों में बदल जाता है, अतः सीसा में समाप्त होता है। मैरी क्यूरी या मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी ने पिच ब्लेड अयस्क से रेडियम की खोज की थी। मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी जो हैं उन्हीं ने ही रेडियम की खोज की थी। प्लूटोनियम क्या है? प्लूटोनियम एक कृत्रिम रेडियोधर्मी तत्व है जो प्राकृतिक रूप से यूरेनियम के क्षय श्रृंखला में अंतिम उत्पादन के रूप में नहीं बनता है। यह आमतौर पर परमाणु रिएक्टरों में यूरेनियम 238 पर न्यूट्रॉन की बमबारी करके बनाया जाता है। प्लूटोनियम को प्लूटोनियम के विभिन्न समस्थानिक होते हैं जिनमें से कुछ का उपयोग परमाणु हथियार और परमाणु ईंधन के रूप में किया जाता है। इसकी आयु भी काफ़ी लंबी होती है। प्लूटोनियम की भी आयु काफ़ी लंबी होती है। अब इस क्वेश्चन से संबंधित जो क्वेश्चन निकाल कर लाए हैं उस पे आते हैं। रेडियोधर्मी क्षय में कौन से कण उत्सर्जित होते हैं? तो अल्फा, बीटा और गामा कण रेडियोधर्मी क्षय में उत्पन्न होते हैं। परमाणु श्रृंखला बढ़ने वाले तत्वों की आवर्त सारणी में अंतिम स्थिर तत्व कौन सा माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीसा। यूरेनियम का परमाणु श्रृंखला परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो 92 होता है। सीसे का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 82 होता है। रेडियम की खोज मैडम क्यूरी को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो इनको मिला था नोबेल पुरस्कार, भौतिकी में और रसायन में, दोनों में। परमाणु रिएक्टरों में नियंत्रण छड़ें किस सामग्री से बनी होती है?
तो ये बनी होती है परमाणु रिएक्टर में जो छड़ होती है वो कैडमियम या बोरॉन की होती है। कार्बन डेटिंग में किस रेडियोधर्मी समस्थानी का उपयोग किया जाता है? तो कार्बन 14 का उपयोग किया जाता है। अल्फा कण में कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं? तो अल्फा कण में 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। बीटा कण क्या है? तो बीटा कण एक उच्च ऊर्जा इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन होता है। गामा किरणें क्या हैं? गामा किरणें विद्युत ऊर्जा चुंबकीय विकिरण होते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, देखते हैं भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत कब की गई? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1973 में बाघ परियोजना की शुरुआत की गई। अब देखते हैं 1987 में जो ऑप्शन ए है उसमें क्या हुआ था। तो हर वर्ष भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पारित किया गया था। यह अधिनियम पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार के लिए व्यापक कानूनी ढांचों का कानून प्रदान करता है। जबकि वन्य जीव संरक्षण पर्यावरण संरक्षण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बाघ परियोजना की शुरुआत इस अधिनियम से पहले ही हो चुकी थी। ऑप्शन बी में आते हैं 1992। इस वर्ष भारत सरकार ने हाथी परियोजना शुरू की थी। 1992 में हाथी परियोजना भारत सरकार ने स्टार्ट की थी। इस परियोजना का उद्देश्य भारत में जंगली एशियाई हाथियों की आबादी और उनके प्राकृतिक आवासों का संरक्षण करना है। यानी कि दक्षिण एशियाई में जंगल के एशियाई क्षेत्रों में जो हाथी का होता है आबादी, उनमें बढ़ोतरी करने के लिए और उनके आवास का संरक्षण के लिए यह परियोजना लागू की गई थी। यह परियोजना बाघ परियोजना की सफलता से प्रेरित थी, लेकिन यह एक अलग प्रजाति के संरक्षण पर केंद्रित था। यह एक बाघ परियोजना से मिलता जुलता परियोजना बनाया गया था, लेकिन यह अलग प्रजाति के संरक्षण के लिए बनाया गया था। 1973 यह भारत में बाघों की घटती आबादी के कारण बाघ परियोजना शुरू की गई थी। 1973 में बाघों की संख्या बहुत कम हो गई थी, तो 1973 में ही बाघ परियोजना के नाम से यह शुरू की गई थी। यह परियोजना तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में शुरू की गई और इसका उद्देश्य बाघों के प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा करना, शिकार को रोकना और बाघों की आबादी को बढ़ाना था। इंदिरा गांधी उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे, तो यह परियोजना इसलिए निकाला गया कि बाघों की आबादी को बढ़ाया जाए, उनके आवासों को सुरक्षित किया जाए और बाघ का शिकार कोई भी नहीं कर सकता है। परियोजना के तहत कई बाघ अभयारण्य स्थापित किए गए और बाघों के संरक्षण के लिए विशेष उपाय किए गए। कई तरह के अभयारण्य शुरू किए गए और बाघों के संरक्षण के लिए विशेष उपाय किया गया। 1975 इस वर्ष वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में कुछ अन्य नीतियां कायम शुरू की गई, लेकिन बाघ परियोजना की शुरुआत 1973 में हुआ था। 1975 बाघ परियोजना के कार्यान्वयन के शुरुआती वर्षों में से एक था, जब विभिन्न बाघ अभयारण्यों के संरक्षण के प्रयास तेज हो रहे थे। उस समय बाघों के संरक्षण का जो प्रयास चल रहा था वो तेज हो गए थे। इससे संबंधित जो वो 10 क्वेश्चन है उस पर हम लोग फोकस करते हैं। तो भारत का राष्ट्रीय पशु आप लोग को पता ही होगा बाघ है। बाघों के संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई परियोजना का नाम बाघ परियोजना 1973 था। किस वर्ष वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया 1972 में। भारत में सबसे अधिक बाघों वाला राज्य कौन सा है? तो आपको पता ही होगा सबसे ज़्यादा वन है एमपी में, तो एमपी में ही बाघों के संरक्षण के लिए सबसे अधिक बाघ वहीं पाया जाता है। बाघ परियोजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये आता है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत। भारत में पहले बाघ अभयारण्य का नाम क्या था? तो पहला बाघ अभयारण्य था वही जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। आप लोग बताइएगा जिम कॉर्बेट कहाँ है? टाइगर स्टेट के नाम से किस राज्य को जाना जाता है? तो टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है एमपी में, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइगर वहीं है।
बाघों की गणना कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है? यानी कि बाघों का जो जनगणना जैसे इंसानों का होता है उस तरह बाघों का भी होता है, वो 4 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है। विश्व में बाघों की कुल आबादी का कितना प्रतिशत भारत में पाया जाता है? तो 70%। भारत में बाघ बहुत कम है, लेकिन फिर भी 70% पूरा दुनिया का बाघ भारत में है। यानी कि बाघ की स्थिति बहुत ख़राब है, बाघ खत्म होने के कगार पे है। भारत में इतना कम मात्रा में है, फिर भी 70% आबादी है बाघ की भारत में। बाघों के अवैध शिकार रोकने के लिए कौन सा संगठन काम कर रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वन्य अपराध नियंत्रण ब्यूरो। बाघों के अवैध शिकार के रोकने के लिए यह संगठन काम कर रहा है, वन्य अपराध नियंत्रण ब्यूरो। चलिए दोस्तों, अब आज का लास्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं और देखते हैं द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के धन के निष्कासन के सिद्धांत की व्याख्या की गई। यह पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, रमेश चंद्र दत्त हैं। आइए अब देखते हैं विस्तार से। दादा भाई नौरोजी के बारे में जानते हैं। इनका जन्म 1825 में हुआ था और 1917 में इनकी मृत्यु हुई। इनके बारे में कुछ विशेष बातें हम लोग देखते हैं। एक प्रमुख पारसी बुद्धिजीवी, शिक्षाविद, कपास व्यापारी और भारतीय राजनीति और सामाजिक नेता थे। बहुत फेमस व्यक्ति थे। ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है, याद रखिएगा। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापकों में से एक थे और 3 बार इसके अध्यक्ष रहे। भारत के जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापकों में गिना जाता है, इनका नाम भी गिना जाता है और ये 3 बार अध्यक्ष रह चुके हैं आईएनसी का, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का। इन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में धन निष्कासन यानी कि ड्रेन ऑफ वेल्थ के सिद्धांत को प्रमुखता से उठाया था और अपनी प्रसिद्ध पुस्तक प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1901 में इनका विस्तृत विश्लेषण है। ये क्वेश्चन हमेशा आता है कि प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किनके द्वारा प्रकाशित किया गया? तो ये हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। एक भारतीय सिविल सेवा आईसीएस अधिकारी रह चुके हैं, अर्थशास्त्री और इतिहासकार थे ये, यानी कि बहुत नॉलेजेबल आदमी थे। बिपिन चंद्र पाल के बारे में जानते हैं। 1858 में इनका जन्म हुआ, 1932 में ये मर गए थे। एक प्रमुख भारतीय राष्ट्रवादी नेता थे ये, शिक्षक, पत्रकार और स्वतंत्रता सेनानी भी थे। ये गरम दल में प्रमुख महत्वपूर्ण सदस्य थे और लाल बाल पाल का जो तिकड़ी था, लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से बिपिन चंद्र पाल थे। तो इन्हीं के रूप में इनको जाना जाता है। इन्होंने कई राष्ट्रवादी लेख और भाषण के लिए भाषण दिए, लेकिन द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक रमेश चंद्र दत्त हैं, ये नहीं हैं। व्योमकेश चंद्र बनर्जी के बारे में अब देखते हैं। एक प्रमुख भारतीय बैरिस्टर यानी कि वकील और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष थे 1885 में मुंबई में जो हुआ था पहला बैठक, तो उसके ये अध्यक्ष थे। एक उदारवादी नेता थे और इन्होंने भारतीय राजनीति और सामाजिक सुधारों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, लेकिन द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक नहीं थे। बताइएगा दोस्तों आप लोग कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक थे वो कौन थे? आप लोग कमेंट में बताइएगा। अब इस क्वेश्चन से संबंधित और भी कई क्वेश्चन हैं, उनको देखते हैं। धन निष्कासन के सिद्धांत के मुख्य प्रतिपादक कौन थे? तो धन निष्कासन सिद्धांत का प्रमुख प्रतिपादक थे दादा भाई नौरोजी, लेकिन जो पुस्तक लिखा गया है वो लिखा गया है रमेश चंद्र दत्त के द्वारा। दादा भाई नौरोजी की प्रतिष्ठित पुस्तक का नाम क्या है जिसमें धन के निष्कासन का सिद्धांत है? तो वो है प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, याद रखिएगा। रमेश चंद्र दत्त ने भारतीय इतिहास और अर्थव्यवस्था पर कितनी खंडों में द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखी? तो 2 भागों में लिखा है।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई और इसके संस्थापक कौन थे? तो 1885 में हुई, मुंबई में हुआ था। और इसके जो संस्थापक थे, संस्थापक कह रहा हूँ, इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो थे ब्योमकेश चंद्र बनर्जी। बिपिन चंद्र पाल किस विचारधारा के नेता थे? तो राष्ट्रवादी नेता थे ये। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद है आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। एक एक क्वेश्चन को देख रहे हैं कितना तोड़ के बताया गया है और कितना डीपली से बताया गया है, हर ऑप्शन को डीपली से बताया गया और उस क्वेश्चन से निकलने वाला सभी क्वेश्चन को बताया गया। आप लोग ये वीडियो देख लेंगे तो मुझे लगता है कि आप लोग के एग्ज़ाम में बहुत अच्छा करके आएंगे। जितना भी क्वेश्चन था दोस्तों सब एग्ज़ाम में आने वाला क्वेश्चन है, कोई भी फालतू क्वेश्चन नहीं है कि अब तक आप पढ़ रहे हैं आपका रिजल्ट नहीं हो रहा है। तो बस यही कारण से कि आप लोग वो एंटीबायोटिक नहीं ले रहे हैं जो हर दवा के साथ ज़रूरी है, यानी कि आप लोग पढ़ रहे हैं लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसका पूरा विस्तार से पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, वही क्वेश्चन ज़्यादातर एग्ज़ाम में आते हैं। तो वही क्वेश्चन का समूह लेकर मैं आप लोग के पास आया था इस वीडियो के माध्यम से। मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग के लिए अच्छा क्वेश्चन फिर से तैयार कर रहा हूँ और वो तैयार करके आप लोग के पास जल्द लाऊँगा। इन क्वेश्चन बनाने के चक्कर में मैं आप लोग को करंट अफेयर अभी नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। और आप लोग के लिए यह वीडियो अभी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार एसएससी और भी कई तरह के एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो उन सभी एग्ज़ाम को देखते हुए मैं अभी सिर्फ जीके का जो क्लास है वो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन वाला कि क्वेश्चन एक बनेगा अनेक, जिसका टाइटल रखा गया है, तो इसके ऊपर मैं ज़्यादा अभी फोकस कर रहा हूँ, जिस कारण से मुझे करंट बनाने का टाइम नहीं मिल पा रहा है। मुझे बहुत सारा काम करना पड़ जाता है, जैसे कि ये पीपीटी बनाना और आप लोग को ये सब क्वेश्चन एकत्रित करना, इस सब में टाइम लग जाता है, जिस कारण से मैं आप लोग को अभी करंट नहीं बता पा रहा हूँ। इसलिए आप लोग टेंशन में नहीं रहिएगा, आप लोग को भी करंट बताया जाएगा। बस 1-2 दिन मुझे व्यस्तता ज़्यादा है, थोड़ा लगन का टाइम है तो शादी ब्याह में जाना है। उसके बाद फिर मैं आप लोग को लिए करंट भी डेली लेकर आऊँगा और ये क्लास भी एक दिन गैप करके डेली दूंगा। और आप लोग वीडियो को अच्छी तरह देखें, पॉज करके देखें, उसके बारे में पूरी जानकारी देख लें। और जिन लोगों को मैं बता देता हूँ फिर से दोस्तों, जिन लोगों को अगर ये PDF चाहिए तो मुझे वो कमेंट करेंगे, मैं उनको ये PDF बिल्कुल दूंगा, लेकिन कमेंट करने के बाद ही दोस्तों, क्योंकि अभी देखिए मेरे चैनल पे लाइक वगैरह कम आ रहा है और मुझे PDF डालने भी नहीं आता है। सच बात तो ये है, मुझे PDF डालने नहीं आता है। डालने आता तो मैं लगे हाथे ये PDF भी अपलोड कर देता। तो इसलिए जिन लोगों को अगर PDF का ज़रूरत हो वो मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं उनको PDF देने का पूरा कोशिश करूँगा, उनसे संपर्क करूँगा, उनको रिकमेंड करूँगा और उनको PDF दूँगा। जिनको भी अगर PDF चाहिए, अब तक जो क्लास हो गया सभी का PDF है मेरे पास, जो PDF चाहिए मैं दे दूँगा। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, पढ़ाई अच्छे से कीजिए, अपना ध्यान रखिए, खाना पीना पे फोकस कीजिए अच्छा से और पढ़ाई पर भी फोकस अच्छा से कीजिए और अपना एग्ज़ाम निकालिए दोस्तों और अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए। इसी के साथ मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।